कहानी की शुरुआत एक एटीएम चोरी से होती है। रात के समय एक चोर बुर्का पहनकर एटीएम के पास पहुंचता है और सबसे पहले कैमरे पर पेंट डाल देता है ताकि वहां होने वाली कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद वह अपने दूसरे साथी को फोन करता है। कुछ ही देर में उसका साथी 2 लोहे की रोड लेकर वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर एटीएम मशीन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे कामयाब नहीं होते तो अपने तीसरे और चौथे साथी को गाड़ी लेकर बुला लेते हैं। चारों मिलकर एटीएम में एक मोटी लोहे की चैन बांधते हैं और गाड़ी से जोरदार झटका देकर पूरी मशीन को जड़ से उखाड़ लेते हैं। फिर वे एटीएम को गाड़ी में लादकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसी दौरान तेज आवाजें सुनकर पास में सो रहा एक गरीब भिखारी जाग जाता है और अपनी आंखों से उन चारों बुर्का पहने चोरों को एटीएम ले जाते हुए देख लेता है। इसके बाद कहानी पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ प्रीतम नाम का एक लड़का अपने बूढ़े दादाजी के साथ चोरी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चोरी किसी महंगी चीज की नहीं, बल्कि एक पुराने टेप रिकॉर्डर की हुई थी। उस टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट थी जिसमें प्रीतम की दादी की आवाज रिकॉर्ड थी। दादाजी आज भी उसी गाने को सुनकर अपनी पत्नी की यादों के सहारे मुस्कुराते थे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाला उनसे पूछता है, कितने का था टेप रिकॉर्डर? दादाजी जवाब देते हैं, 182 रुपए में खरीदा था। 530 रुपए का? यह सुनते ही पुलिस वाला चिढ़ जाता है और कहता है, अंकल, इधर 28 लाख का एटीएम चोरी हुआ है। मैं आपका टेप रिकॉर्डर ढूंढूं या एटीएम? इतना कहकर वह दोनों को अनदेखा करके वहां से भेज देता है। थाने से बाहर आने के बाद प्रीतम किसी तरह अपने दादाजी को घर भेज देता है, लेकिन उसके मन में दादाजी की उदासी घूमती रहती है। वह दोबारा हिम्मत करके पुलिस स्टेशन लौटता है और हाथ जोड़कर कहता है, सर प्लीज मेरे दादाजी का टेप रिकॉर्डर ढूंढ दीजिए। मैं 500 रुपए का टेप रिकॉर्डर लेने नहीं आया हूँ। उस कैसेट में मेरी दादी का गाया हुआ गाना रिकॉर्ड था। वही एक चीज है जिसे सुनकर मेरे दादाजी आज भी मुस्कुरा देते हैं। मैं सिर्फ उनके चेहरे की वही मुस्कान वापस लाना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात सुनने के बजाय उसे फिर से डांटने लगता है। बात बढ़ जाती है तो पुलिस वाले प्रीतम को पकड़कर सीधे लॉकअप में बंद कर देते हैं। उसी समय क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पेट्रो की थाने में एंट्री होती है। वह एटीएम चोरी के मामले की जांच के लिए आया होता है। वहीं वह भिखारी भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता है, जिसने पूरी चोरी अपनी आंखों से देखी थी। वह पुलिस को बताता है कि चोर कितने बजे आए थे और किस तरह एटीएम उखाड़ कर ले गए। पुलिस उन्हीं सुरागों के आधार पर आगे की जांच शुरू करती है। तभी लॉकअप में बंद प्रीतम बार बार कहता है, सर मुझे बाहर निकालिए, मैं 15 मिनट में यह पूरा एटीएम चोरी का केस सुलझा सकता हूँ। पास खड़ा कांस्टेबल उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन प्रीतम लगातार अपनी बात दोहराता रहता है। आखिरकार उसकी आवाज से परेशान होकर पेड्रो उसके पास आता है और कहता है, अच्छा अगर इतना ही भरोसा है तो आओ बैठो कंप्यूटर पर और ढूंढ कर दिखाओ। लॉकअप से बाहर आने के बाद प्रीतम सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। वह सबसे पहले एटीएम चोरी होने का सही समय उनसे पूछता है। फिर उसी समय उस इलाके में एक्टिव रहे सभी मोबाइल नंबरों का डाटा निकालता है। इसके बाद वह उन नंबरों के बीच हुई कॉल डिटेल्स को आपस में मिलाता है और सोशल मीडिया की मदद से उनकी प्रोफाइल खंगालना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसके सामने 4 लोगों की फोटो, नाम और पूरी जानकारी आ जाती है। प्रीतम मुस्कुराते हुए कहता है, सर यही 4 लोग हैं जिन्होंने एटीएम चुराया है। इनमें से रमेश आज अपनी ही शादी में मिलेगा, इसलिए सबसे पहले वहीं चलिए। और हाँ, चोरी की एटीएम मशीन अभी एक रमेश वेल्डिंग शॉप में छिपा कर रखी गई है। पेड्रो को पहले उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपनी टीम के साथ प्रीतम द्वारा बताई गई वेल्डिंग शॉप पर पहुंचता है। दुकान का ताला तोड़कर अंदर देखा जाता है तो चोरी हुई एटीएम मशीन वहीं बरामद हो जाती है। अब पेड्रो को यकीन हो जाता है कि प्रीतम की जानकारी बिल्कुल सही है। इसके बाद पूरी टीम सीधे रमेश की बारात में पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही दूल्हा बना रमेश घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। उसके बाकी 3 साथी भी इधर उधर भागते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। रमेश बचने के लिए जल्दी से साड़ी ओढ़कर डांस करने वालों के बीच छिप जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन पेड्रो उसकी चाल समझ जाता है और सीधे उसे पकड़ लेता है। रमेश डराने के लिए तलवार निकालता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पता चल जाता है कि वह नकली तलवार थी। इसके बाद पेड्रो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेता है। इतने कम समय में पूरा केस सुलझता देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। वापस लौटते समय पेड्रो खुद प्रीतम को उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में पूछता है कि उसने यह सब कैसे किया। तब प्रीतम बताता है कि चोर वारदात के दौरान एक दूसरे से लगातार फोन पर बात कर रहे थे। मैंने उस लोकेशन के टावर को हैक कर उन्हीं मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया, उनकी कॉल हिस्ट्री और सोशल मीडिया प्रोफाइल को आपस में जोड़ा
और वहीं से वह सीधे चोरों तक पहुंच गया। पेड्रो समझ जाता है कि उसके सामने कोई मामूली सेल्समैन नहीं बल्कि कंप्यूटर की दुनिया का एक असाधारण जीनियस बैठा है। तभी वह प्रीतम से वादा करता है कि उसके दादाजी की खोई हुई कैसेट वह हर हाल में ढूंढ कर लाएगा। तभी उसे रास्ते में डीआईजी का फोन आता है, जिस पर उसे जल्दी से मिनिस्टर के घर पहुंचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उस मिनिस्टर की बीवी का फोन चोरी हो गया था, जहां उसका काम पहुंचकर फोन ढूंढना था। जब वह मंत्री के घर पहुंचता है तो वह सबसे पहले उसके पीए से बात करता है। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद पेड्रो अपनी थ्योरी बताते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह चोरी है। इतने सुरक्षित घर में जहां चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो, कोई चोर सिर्फ एक मोबाइल चुराने के लिए अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसे मोबाइल ही चुराना होता तो वह सड़क पर चलते किसी भी आदमी का फोन छीन सकता था। मुझे पूरा शक है कि फोन घर में ही कहीं मिसप्लेस हुआ है। इसी दौरान मंत्री का छोटा बेटा खेलते खेलते वहां आ जाता है और पेड्रो से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाते समय पेड्रो की नजर उसके हाथ पर पड़े जले के निशान पर जाती है। पूछने पर पता चलता है कि उसका हाथ पटाखों की वजह से जला था। तभी पेड्रो मुस्कुराकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें फोन से खेलना पसंद है? यह सवाल सुनते ही बच्चा घबरा जाता है और बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। बस यहीं से पेड्रो को शक हो जाता है कि फोन घर से बाहर गया।